पितामह पत्री जी के लिए मेडिटेशन ध्यान के लिए एक बार क्लैपिंग ताली बजाएंगे हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में, जैसे मैंने पहले भी बताया, अंजनी दुबे सर हैं। वो विंग कमांडर रह चुके हैं और अपनी जर्नी के बारे में भी जरूर बताएंगे। मैं इनको प्यार से जीजा जी बोलती हूँ क्योंकि हमारा बहुत पहले का फ्रेंडशिप है। मैं पहले बिलासपुर में रहती थी और इनकी वाइफ बहुत ही लविंग है, बिल्कुल हर सेल से उनकी लव रेडिएट होता है। तो हम इनके घर बहुत आते जाते थे। तो दुबे सर जी, आप प्लीज अपनी पहले जर्नी बताइए कि कैसे मेडिटेशन में आया, और आप सभी लोग इनको मोटिवेट करिए कि देखिए ये पहली बार आप लोग के सामने आकर बोल रहे हैं। हर सोल का अपना एक विजडम होता है, कोई अपनी तीन मास्टर भी खड़े बोलेंगे तो वो तीनों विजडम होगा। तो इन्होंने कर रहे हैं कि मैं अब लोगों को करूं। तो पहले अपनी ये जर्नी बताएंगे और फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। तो अब मैं शुरू करता हूं, लेकिन शुरू करने के पहले ये सोच रहा हूं कि आप लोगों को किस तरह से मैं एड्रेस करूं। मेरे फ्रेंड्स ध्यानी मित्रों, शुरू की 2 लाइनें नीता जी आपके लिए। दूर से कहां किसी की ऊंचाई का अंदाज होता है, ऊंचाई जानने के लिए पास जाना होता है, और जब हम पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो हिमालय है जो सामने सर झुकाए बैठी है। बहुत, जहां तक मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी सर, यहाँ पे ऑनेस्टी करिए। जहां तक मेरा अपने परिचय का सवाल है, मैंने 25 साल भारतीय वायुसेना में नौकरी की। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा और एक बिटिया, दोनों यूएसए में हैं। मैं और मेरी वाइफ हम बिलासपुर में रहते हैं, और नीता जी बिलासपुर में थी। वो मेरी बड़ी प्रिय साली हैं, लेकिन साली होने के साथ साथ वो मेरी और मेरी वाइफ की गुरु है। मेडिटेशन सीखने मैं और वाइफ दोनों उनके पास रायपुर गए थे। उन्होंने हमको मेडिटेशन सिखाया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मतलब 7-8 महीने हम उसको कर पाए, फिर यूएस गए, डिसकंटिन्यू हो गया, फिर लौट कर आए। तो अभी कुछ 2 महीने करीब हो रहे होंगे हम लोग कंटिन्यूसली मेडिटेशन कर रहे हैं। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, जिस पर आज मुझे बोलने का आदेश दिया गया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, पीपीटी शेयर कर देते। कहते हैं एक चित्र 1000 वर्ड्स के बराबर होता है, इसीलिए आजकल सारे पिरामिड मास्टर्स पीपीटीज लेके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। शायद आपके विजुअल से के द्वारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अच्छे से फीड हो जाए। तो देखिए, इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही इतनी मेहनत करी है।
Honesty is the best policy. This statement is of Benjamin Franklin. मैं ज्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरा प्रयास ये होगा कि हम हिंदी इंग्लिश कुछ मिक्सअप करके बात करें, ताकि लोगों को समझ में भी आए और एक वन साइडेड ना हो। जब मैंने इस स्टेटमेंट को सुना और पढ़ा, तो पहला विचार जो मेरे मन में आया वो ये था कि why the writer has written that honesty is the best policy. वो honesty is the good policy भी लिख सकता था। मैंने उस स्टेटमेंट को चेंज किया, मैंने लिखा honesty is the good policy। और जैसे ही मैंने उस स्टेटमेंट को लिखा कि honesty is the good policy, मुझे एक चीज समझ में आई कि जैसे ही हम बोलते हैं honesty is the good policy, उसका पूरा इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। फिर मैंने उसको चेंज किया, ऑनेस्टी इज द बेटर पॉलिसी। तो कंपैरिजन वाली बात आ जाती है कि बहुत सारे गुड हैं, उसमें से हाउ वी कंपेयर, वी से सो एंड सो इज बेटर देन सो एंड सो। और मैंने फिर दोबारा उस स्टेटमेंट को तीसरी बार लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तब मुझे समझ में आया कि ये बेस्ट वर्ड जो है, इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट है इस स्टेटमेंट में। जितनी भी क्वालिटीज के बारे में हम बात करते हैं, ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है जिसके साथ लेटेंट तरीके से ऑनेस्टी एसोसिएटेड नहीं है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं, पढ़ाई करता हूं। क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करता हूं? अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूं तो क्या मैं ऑनेस्टी के साथ ये कह सकता हूं कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं? संबंधों के बारे में जब बात आती है, तो क्या मेरे रिलेशंस वाकई ऑनेस्ट है, लोगों के प्रति मैं ऑनेस्ट हूं? ऑनेस्टी जो है, इट्स अ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी मीन्स 0 and 1। या तो ऑनेस्टी है या ऑनेस्टी नहीं है। इसमें बीच वाला कोई स्केल नहीं है। बीच वाला स्केल तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना लेते हैं कि यार बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, यार मैं 50% ऑनेस्ट हूं। 50% कुछ नहीं होता। अगर आप बोलते हैं कि मैं 50% ऑनेस्ट हूं, तो इसका मेरे हिसाब से जो मतलब है वो ये है कि आप ऑनेस्ट नहीं है। इन बिटवीन स्केल कुछ नहीं है इसमें। तो अब क्योंकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और भी स्लाइड्स इनके आगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। हम सब के अपने अपने एक परिवार हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये बेसिकली पर्सपेक्टिव में मैंने लिया है इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्पिरिचुअल। तो पहले इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं अपन। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो सारी वो क्वालिटीज आ जाती हैं। हमारे बीच में एक दूसरे में प्यार है, मोहब्बत है,
लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, नफरत है, जेलसी है, कंपैरिजन है, सारी चीजें। अब हम एक चीज और मानते हैं कि हर मनुष्य को एक हम इंडिविजुअल यूनिट मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। तो क्या हम ये दोनों इन में कौन सा अच्छा है इनका? सारी चीजों के बारे में ऑनेस्टी के साथ सोचते हैं? सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे अपने रिलेशंस, अपना एक परिवार है, पिता है, माता जी हैं, भाई है, बहन है, उनसे हमारी कैसी इंटरेक्शंस हैं, कैसा एक दूसरे पर हम विश्वास करते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत हमारी सेल्फ से होती है। एक बड़ा अच्छा टूल है जो मुझे याद आता है, एमबीए में कभी कहीं मैंने पढ़ा था, SWOT एनालिसिस, SWOT। S is strength, your strength. W is your weaknesses. O is opportunity. And T is threat. जब हम अपना असेसमेंट करने का प्रयास करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, एक्चुअल में हमको बैठ के एक पेन पेपर लेकर बैठना चाहिए और लिखना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, वो एरिया कौन से हैं जिसमें हमें काम करना है। बुद्ध ऐसे नहीं बन जाते। बुद्ध बनने के लिए काम करना पड़ता है अपने ऊपर। बहुत सारी चीजें जैसे मास्टर्स हमको सिखाते रहते हैं, फॉरगिवनेस के बारे में बताते हैं, फॉरगेट के बारे में बताते हैं, ग्रेटिट्यूड के बारे में बताते हैं। तो जब हम बैठ के लिखना शुरू करेंगे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेसेस के बारे में, और ये बड़ा कठिन काम है। हम लोगों को तो बड़े आराम से असेस कर लेते हैं, लेकिन जब हमको खुद को असेस करना पड़ता है तो ये बहुत मुश्किल काम है। हमको बैठकर बड़े इंडिविजुअली, मतलब अपने एक एक क्वालिटी के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या है हम में और क्या नहीं है हम में। क्या बुद्ध बनने के लिए हमको क्या क्या चीजें और प्रयास करके सीखनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें हमको एक्चुअल में बुद्ध बनने के लिए सीखना क्या पड़ता है। काफी सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। अपनाने के लिए कुछ नहीं होता, छोड़ने की बात होती है, क्योंकि हमारे पास में इतनी सारी चीजें हैं जिनको हमको छोड़ना है। स्पिरिचुअल उस पर आते हैं। ऑनेस्टी की एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंस है सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल फील्ड में है। क्योंकि अगर हम अपने से ईमानदार नहीं हैं तो फिर हम दूसरों के प्रति क्या ईमानदार होंगे। ऑनेस्टी मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब एक चीज अभी मुझे याद आती है। काफी पहले मैं कहीं पढ़ रहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी की दो इंसिडेंसेस मुझे याद आते हैं। एक घर है जहाँ दादाजी हैं, उनकी दो पोतियां हैं। एक पोती आकर दादाजी से पूछती है कि दादाजी, मेरी टीचर ने कहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पर एक लेख लिख कर लाओ। तो दादाजी कुछ देर आंख बंद करके सोचते हैं, मौन। फिर उसके बाद मुझसे बोलते हैं कि लिखो।
जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, मनुष्य आखेट युग की बात करते हैं, जब मनुष्य और जानवरों में कोई अंतर नहीं था, तो मनुष्य इन नाखूनों का उपयोग जानवर की तरह किल करने में करता था। दूसरे उनको नाखूनों से किल करता था, मतलब उसमें वो सब क्वालिटीज थी, ईर्ष्या की, द्वेष की, बर्बरता की, वो सारी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, आज हम अपने आप को सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कहते हैं, लेकिन ये बढ़ते हुए नाखून हमको याद दिलाते हैं कि वो जो बर्बरता वाली जो क्वालिटीज थी हम में, उनको हमने छोड़ा नहीं है, सप्रेस कर दिया है। ये नाखून हमको बढ़ बढ़ के यही बताते हैं। आप कोई भी टीवी चैनल लगा लीजिए, सुबह से शाम तक सिवा बर्बरता की क्वालिटीज जो मनुष्य ने दबा दी थी, वही उभर उभर के सामने आती है। सारी टीवी चैनल्स में वही दिखाई देता है। यहाँ रेप हो गया, यहाँ कत्ल हो गया, यहाँ फलाना हो गया, यहाँ निकल। दूसरी पोती आती है दादाजी के पास में, वो बोलती है, मुझे टीचर ने कहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर एक लेख लिख कर लाइए। दादाजी बेचारे फिर कुछ आंख बंद करके सोचते हैं, मौन होकर, कुछ समझ में आता है उनके, उससे बोलते हैं, लिखो। एक छोटा बालक है, वो बोलता है कि मैं बड़ा होकर ऐसा करूंगा, बड़ा होकर वैसा करूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं फाइटर पायलट बनूंगा। एक बूढ़ा आदमी जो है, वो बोलता है कि मैं जब बच्चा था तो मैंने ऐसा किया था, जब मैं जवान था तो मैंने ऐसा किया था। यही है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ना तो वो बच्चा वर्तमान में है, और ना ये वृद्ध ये वर्तमान में है। और हम जो स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, उनको पता है कि वर्तमान में रहना ईमानदारी के साथ कितना जरूरी है। अगर हम वर्तमान में नहीं रहते हैं तो फिर हम यहाँ पर, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाने के अलावा हम बाकी सब चीजों को याद करते हैं। मुझे उसको पैसा देना है, मुझे उसको डांटना है, मुझे उससे फलाना करना है, मुझे बाजार से ये खरीदना है। ये सब काम हम कब कर रहे हैं? जब हम खाना खा रहे हैं। जब हम बाजार में हैं तब हम खाने के बारे में सोच रहे हैं, तब हमको ध्यान आ रहा है मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं। अरे यार, बाजार में हो तो पूरी तरह बाजार में रहो ना। बाकी चीजें, मेडिटेशन जब कर रहे हो तब भी वही वही हालत है आपकी। जब मेडिटेशन कर रहे हो तो पूरी तरह ईमानदारी से मेडिटेशन में रहो। तब आप सोच रहे हो यार मेरे को बाजार जाना है। अगर मुझे अच्छी तरह इस फील्ड को मैंने समझा है, तो ब्रह्म ऋषि पात्री जी बार बार बोलते हैं, हमको अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, हमको ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। और उन जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ मेडिटेशन भी करना है। बेसिकली अगर आप देखें तो इट्स अ गिमिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मैं अपना पर्सनल बताता हूं, मतलब कि चीजों को मैनेज कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। आई गेट अप अराउंड 5:30 6 o'clock.
फर्स्ट थिंग इज आई डू मेडिटेशन। मैं बैठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, एक गिलास पानी पिया और बस म्यूजिक लगाया, आराम से बैठा, मेडिटेशन किया। मेरे गुरु ने जैसे मुझे बताया है कि तुम्हारी जितनी उम्र है उतने मिनट मेडिटेशन करो, ये उनकी बड़ी कृपा है कि उनने उतने मिनट का मुझे एक कैसेट भेज दिया है। बस मैं उसको लगाता हूँ, मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ, ईमानदारी के साथ बैठता हूँ। आज मैं मतलब बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं ईमानदारी से मेडिटेशन करता हूँ। 6:30-7 बजे तक मेरा 7:30 बजे तक मेरा मेडिटेशन खत्म हो जाता है। अब मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। मीना के लिए चाय बनाता हूँ, चाय बना के ले जाकर मीना को देता हूँ, मीना को उठा देता हूँ, उठाने के बाद उसके लिए भी कैसेट लगा देता हूँ। अब मीना जी का मेडिटेशन टाइम शुरू हो जाता है। वो मेडिटेशन अपना करती रहती है 7:30 से 9 बजे तक। इस बीच में मैं आता हूँ, मुझे अपना जो प्राणायाम वगैरह करना है वो करना शुरू कर देता हूँ। मुझे ये भी पता है पत्री जी 3 फील्ड्स के बारे में बात करते हैं। मेडिटेशन इज वन, स्वाध्याय, स्वजन संगत। स्वाध्याय, हमको लिटरेचर पढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल बुक्स जितनी है जहां से भी मिले, छोटी छोटी मिले। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मेरी काफी सारी लोगों से बात भी होती है तो लोग बोलते हैं नहीं बुक्स बहुत महंगी है, कितनी बुक्स खरीदेंगे। अरे भाई कहीं से तो शुरुआत करोगे। मैंने पूछा कितनी बुक खरीद सकते हो, बोले एक खरीद सकता हूँ मैं, फर्स्ट क्लास। एक खरीद लो आप, 4 ठो मैं दे देता हूँ। एक्चुअल में थॉट पावर ही नहीं समझी ना पहले तो आपने। हम अभी तक वहीं उलझे हुए हैं। मटेरियल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, मेरे पास पेन है, आपके पास मोबाइल है, मैंने अपना पेन आपको दे दिया, आपने अपना मोबाइल मुझे दे दिया। नेट रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ट्रांजैक्शन के बाद में आपका मोबाइल मेरे पास में, मेरा पेन आपके पास में है, दोनों के पास में एक ही एक चीज है। नो सी व्हाट हैपेंस विद थॉट्स। विचारों के साथ क्या होता है। एक विचार आपके पास है, एक विचार मेरे पास है, मैं अपना विचार आपको दे देता हूं, आप अपना विचार मुझे दे देते हैं। नेट रिजल्ट क्या हुआ, ट्रांजैक्शन के बाद में आपके पास 2 विचार हैं और मेरे पास भी 2 विचार हैं। मतलब दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक ट्रांजैक्शन। स्पिरिचुअल फील्ड की यात्रा भी बड़ी विचित्र है। इसलिए विचित्र है कि आप जाते गहराई में और भौतिक जगत में क्या होता है, आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। उसका इफेक्ट जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाते हैं वैसे आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। और जब एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको काम बहुत करना पड़ता है अपने ऊपर, ऐसे नहीं चढ़ते हैं आप। किसी भी यात्रा में एक और मुश्किल है कि हर यात्रा का एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के बीच में बड़े सारे पड़ाव आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहीं कहा है, हम पड़ाव को मंजिल समझे, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। तो ये जब मेडिटेशन में जब आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं
तो ये जो कुछ भी आपको दिखता है ये पड़ाव है यात्रा के। लक्ष्य तो आपका बुद्ध बनना है। आप कहां भटक जाते हो कि उनको लाइट दिखा था, उनको झरना दिखा था, उनको पेड़ दिखा था, उनको शिवजी दिखे थे। ये सब पड़ाव है यात्रा के। लक्ष्य तो आपका कहाँ है? वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, किसी की थर्ड आई ओपन होगी, अरे भाई वो उसकी किस्मत है यार। हर सोल की अपनी एक जर्नी है। मेरे को तो अभी तक कुछ नहीं दिखा। मैं अपने गुरु से, मेरी गुरु भी कई बार बोलती है कि मेरे को तो मच्छर भी नहीं दिखा। और उनका ये स्टेटमेंट इज सो मोटिवेशनल फॉर मी। बीनू, मेरी दूसरी साली है वीना जी, वो बोल रही है बी ऑनेस्ट। यस, आई एम ऑनेस्ट। मेरी गुरु का ये जो स्टेटमेंट है कि उन्हें मुझे एक मच्छर भी नहीं दिखा, ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं दिखता है। मैं एक्चुअल में मेडिटेशन में कुछ बैठने के लिए थोड़ी ना बैठा हूं। मैं अपने आप को जानने के लिए बैठा हूं। और मैं जिस दिन ये जान जाऊं कि मैं ईश्वर हूं, बस दैट इज व्हाट इज माय एम, दैट इज व्हाट इज माय लक्ष्य। स्पिरिचुअल फील्ड में क्या होता है कि ऑनेस्टी का और ज्यादा रोल इसलिए हो जाता है बिकॉज हम ऑनेस्टी के जरिए ही मेडिटेशनल फील्ड में आते हैं। और जैसे जैसे हम गहराई में उतरते जाते हैं वैसे वैसा हमारा मतलब मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस होती है हमारी। क्या होता है, पहले हम प्रथम तल पे हैं, एक स्टेप हम चढ़े, एक स्टेप चढ़े तो हमारे नीचे भी लोग हैं, हमारे ऊपर भी लोग हैं, हमारे बाजू में भी लोग हैं। अब इतने सारे लोगों के प्रति ईमानदार रहना, ईमानदारी से सारे काम करना, और पूरे समय अपना शॉर्ट एनालिसिस करते रहना कि जिन चीजों को मैंने छोड़ा था वो फिर वापस तो नहीं आ गई। मुझे पता है इस लेक्चर के बाद क्या होने वाला है। आपको इतने सारे ग्रेटिट्यूड्स मिलेंगे, इतने सारे अप्रिशिएशंस मिलेंगे कि आपको एकदम सातवें आसमान पे उछाल देंगे। अरे नहीं भाई, वहीं रहो। इसमें कोई मतलब बहुत उछलने वाली बात नहीं है। मुझमें कोई अभिमान ना आ जाए, गर्व ना आ जाए, कहीं मुझमें कंपटीशन वाली भावना ना आ जाए कि यार मेरे को माही से अच्छा बोलना है, मेरे को नीता से क्यों बोलना है भाई। मैं हूं, नीताजी हैं, माही जी हैं। देयर इज नथिंग लाइक कंपटीशन। हमको बस वही तो अपने आप का एनालिसिस करना है कि जिन चीजों को क्या मैंने वाकई छोड़ दी वो सब चीजें, या मैंने सप्रेस कर दी। Yes. अगर मैंने सप्रेस की है तो वो बार बार आएंगी, और अगर मैंने छोड़ दिया है, देखिए फॉरगिवनेस पे लेक्चर मैंने सुना है और भाई ने पहली चीज कही थी कि फॉरगिवनेस में हमें अपने आप को माफ करना होता है। अपने आप को माफ करने के लिए हमको अपने आप को मनाना होता है, ईमानदारी पूर्वक मनाना होता है। क्योंकि आपका मन बोलता है नहीं उसने ऐसा किया है, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। हम बार बार उसको मनाते हैं, पुचकारते नहीं भाई, उसको माफ कर देने में ही भला है। क्योंकि उसको माफ करने से मेरा टेंशन पूरा रिलीज हो जाता है। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, आई एम नॉट वरीड, एंड व्हाई शुड आई बी वरीड अबाउट हिम। आई एम वरीड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि वो मुझे नुकसान कर रहा है। भाषा को विराम लगाने से पहले अच्छा स्लाइड्स दिखा दो। थ्योरी ऑफ 4 M's, थ्योरी ऑफ 4 M's में भी मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा। 4 M's बेसिकली इज फॉर मटेरियल, मशीन,
मनी, मैन, ये सब अलग अलग है। मटेरियल है, मशीन है, मनी है, मैन है, और इन सब में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फोर्थ एम, दैट इज मैन। लेकिन सारी चीजों में एसोसिएटेड भी मैन ही है। मटेरियल इज नॉट विदाउट मैन, मशीन इज नॉट विदाउट मैन, मनी इज नॉट विदाउट मैन। 4 एम्स को मैं इसलिए भी बता रहा हूं बिकॉज सेम इज द कंडीशन विथ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का तो मतलब बड़ा विराट रूप है एक्चुअल में। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पर ऑनेस्टी एसोसिएटेड नहीं है। हर जगह ऑनेस्टी लेटेंट तरीके से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, विराम लगाने से पहले, क्योंकि हम सब अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल चुके हैं, तो मुझे कहीं की 2 लाइनें याद आती हैं। उसको जरूर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। एक तो है ऑनेस्टी इज माय सुपर पावर, व्हाट इज योर्स। और अब इसको मैं अपनी भाषा में अगर कहूंगा तो तू 1000 सजदा करे मगर ये तेरी नमाजे वफा नहीं। तेरा सर झुका तो जरूर है, तेरा दिल अभी झुका नहीं। दिल का झुकना बहुत जरूरी है। सिर के झुकना तो बहुत ही मतलब मैकेनिकल सी बात, बहुत छोटी सी बात है। जिस दिन आपका दिल झुक जाता है उस दिन आप आसमान को छू लेते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस प्लीज? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं स्क्रीन बंद कर दो। वेरी गुड। ऑनेस्टी द बेस्ट फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। थैंक यू अंजनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना प्यारा टॉपिक आपने चुना जिसकी तरफ मैंने शायद कभी ध्यान भी नहीं दिया था। आज पहली बार मुझे भी लगा कि इसके ऊपर बोलना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि देखिए, मैं संसार की दुनिया को भी बहुत अच्छे से भोग के अब इस आध्यात्म की दुनिया में आई हूँ। वहां पर थोड़ा बहुत छल कपट आपका चल जाता है, ठीक है। आपके कर्मास क्रिएट होते हैं, समथिंग जो भी आप सब जानते हैं। आप एक दूसरे को धोखा भी दे देते हैं, वहां पे चल जाता है। पर जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, वहां पे आप पूरी तरीके से अपने गुरु के सामने, अस्तित्व के सामने नेकेड होते हैं। वहां की आपकी जरा सी भी डिसऑनेस्टी, जरा सी भी इम्प्योरिटी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। दिखावा करते हैं, बहुत से ऐसे मास्टर्स हैं जो एक नकाब पहन के रहते हैं, पर मुझे भी मालूम है कि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि टॉरकॉम पूरे टाइम इमोशनल और मेंटल बॉडी के बारे में बताता है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम जो रात को सोते समय जो हमारी बॉडी काम करती है, मेंटल और इमोशनल बॉडी, वहाँ पे जो हमारी हेट्रेड और हमारी ग्रजेस, हमारा दिखावापन, पाखंडी, वो सब चीज़ें वहाँ पे उजागर हो जाती हैं। और उन्होंने तो कहा है कि जब कोई इंसान अपने को होलियर बताता है तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स कर्मा क्रिएट करता है। और जैसे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोला कि लोग थर्ड आई विजन में और दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं। ये सब आध्यात्मिक खिलौने हैं, ओशो के कहने के अनुसार। ये सिर्फ आध्यात्मिक खिलौने हैं, थर्ड आई विजन, कुंडलिनी जग जाना, ये सब एक पड़ाव है। पड़ाव में उलझना नहीं, हमको उसके बियॉन्ड जाना है। पर
लोग का एक क्या बोलते हैं, एक अट्रैक्शन होता है, और उसके कारण उन लोग काफी मिसयूज भी करते हैं, वो ऑनेस्ट नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जो फेम होता है ना कि अरे हम बहुत प्योर हैं, हमको तो थर्ड आई में ये दिख रहा है, हमको इसकी ऑरा दिख रही है, ये दिख रहा है, अब अगले साल में ये होने वाला है, जो भविष्यवाणियां करते हैं, इससे जो उनको फेम मिलती है, लोग उनको पूछते हैं, उसके कारण और वो ज्यादा डिसऑनेस्ट होते जाते हैं, और उनको नहीं मालूम कि वो अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग फॉल डाउन हुए हैं हमारे सामने। तो हम तो बार बार टॉरकॉम का एक ही बात मैं हर जगह बोलती हूँ कि अपने को कभी भी होलियर मत बताइए। जो गर्व करते हैं उनको मैं पत्री सर की एक बात याद दिला दूं, जो अभी थोड़े दिनों पहले ही उन्होंने एक DDY में कहा था कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम यहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस करने आए हैं, ये कुंडलिनी जगाने और थर्ड आई विजन का और ये सब आध्यात्मिक चीजों से खेलने नहीं आए हैं। हम लोग तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हमारे पास मल्टी सेंसरी है वहां पर। तो अगर यहाँ पे हमारे पड़ाव में वो रास्ते में आ रहा है तो वो एक हमारे लिए माइलस्टोन है, उसके बियॉन्ड जाना है। तो वहां पर कई लोगों को समझ में आता है, कई लोगों को नहीं आता है। तो जो भी है, अगर अपने वर्ल्डली लाइफ में नहीं कायम रखे तो कोई बात नहीं। जब आप मेडिटेशन में आए हैं तो आपको अपनी ईमानदारी रखनी भी। आपको जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन के साथ साथ आप इंट्रोस्पेक्शन करो, तो लोग नहीं करते हैं। ममता भाभी और मैं जब करीब 1.25 साल तक के हमने अपना सेंटर चलाए थे, उसके बाद लॉकडाउन के कारण बंद हुआ, तो लोग 6 महीने के बाद आके हम पे नाराज होते थे कि मैडम आप तो बोले थे कि इससे ये ठीक हो जाता है, मेरा तो 6 महीने में ठीक नहीं हुआ। आपने मेडिटेशन किया, हमने देखा सर, पर आपने इंट्रोस्पेक्शन किया कि आपके में कौन कौन से थॉट्स थे, कौन कौन से इमोशन थे? हाँ, मैंने किया। अगर किया तो यूनिवर्स आपको हीलिंग क्यों नहीं करेगा? आप कहीं ना कहीं बेईमान हैं। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको इशारा कर रहे हैं कि ये रास्ता है, इसमें चलो। अब इसके बाद अगर आपने अपनी ईमानदारी नहीं रखे और हीलिंग नहीं हुई, तो उसमें हमारी क्या गलती? अगर बोलते हैं ना सफलता नहीं मिली आपको आध्यात्म में, तो आध्यात्म के मेथड में कोई कमी नहीं है, आपके संकल्प शक्ति में कमी है, आपके इंटेंशन में कमी है। तो वही है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो फुल फुल अपना 100% दीजिए, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं। तो आप मेडिटेशन भी करिए, जो हम आपको थॉट पावर, इमोशंस को चेक करने, इमोशन को रिलीज करने के लिए बता रहे हैं, जो भी चीजें बता रहे हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करिए। सिर्फ जूम सेशन में एक से दूसरे जगह जाके सिर्फ ज्ञान ले लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। जब तक कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। और वहां पर आपके आध्यात्म की हर सीढ़ी पे आपका पहला आधार, आपका बेस ही है ऑनेस्टी, कि आप अपने साथ कितने ऑनेस्ट हैं। और बहुत है कुछ बोलने के लिए, बस अब 10:15 भी हो रहा है, अब आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बाकी अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, और अपने रिलेशन के साथ भी ऑनेस्ट रहिए। अगर आपकी फ्रेंड आपके घर आई और आपने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उसके जाते साथ ही आपने मुंह बना लिया, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका माइंड और बॉडी, आपकी सोल अलाइन नहीं है। वहां पे भी आप अपने लिए एक कर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो जिससे आपको मिलना है, आप बिल्कुल शौक से मिलिए। उनके जाते साथ ही उनके लिए गलत लफ्ज या गलत क्या बोलते हैं, गेस्चर मत बनाइए, जिससे आपकी बॉडी और सोल का अलाइनमेंट टूट जाए। तो ऑनेस्ट रहिए मेडिटेशन में भी। अगर बुक्स पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो बुक्स पढ़ने में भी, और सज्जन सांगत्य के द्वारा जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के द्वारा भी। नहीं तो सेम यही हाल होगा कि 1 साल के बाद बोलोगे कि नीता मैम तो इतना बोल रही थी कि ये मिरेकल है, मिरेकल है, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? तो मिरेकल है, पर अगर आपकी इंटेंशन प्योर है और आपकी ऑनेस्टी है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया। हाँ नीता सर। मैडम, नीता हाँ, मैडम, एक अरे दो मिनट बिल्कुल और लूंगा। लीजिए दुबे सर, बिल्कुल। हम तो बोल रहे थे क्यों इतना छोटा करे, और बड़ा करना था, आपको सुनना अच्छा लग रहा था। नहीं, ये तो बहुत बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने हाँ हाँ हाँ, मतलब वो लोगों ध्यान तो का आपने खींचा। कितना परसेप्शन है मुझे। बिल्कुल। हाँ बोलिए। एक तो मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि लेटेंट क्वालिटी मतलब
एक ऐसा गुण है जो हर गुण के साथ छुपा हुआ है। ऐसा हो सकता है काफी सारे लोगों को लेटेंट नहीं हाँ। समझ में आया कि भाई लेटेंट का मतलब क्या है। सुप्तावस्था। दूसरा दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे स्पिरिचुअल फील्ड में स्पेशली टीम वर्क का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम सब एक टीम में काम करते हैं। इट्स ऑल टीम वर्क। सर्विस करते हैं तो और ज्यादा उसकी महत्ता और ज्यादा हो जाती है। एक इंसिडेंस मुझे ख्याल आता है, एक मैनेजर साहब अपने कुछ 50-100 एम्प्लॉइज रहे होंगे, उन्होंने कुछ आधे पौन घंटे टीम वर्क पर एक अच्छा खासा लेक्चर दिया। लेक्चर के एंड में उन्होंने क्या किया, हर एम्प्लॉय को एक बैलून दे दिया और एक टूथपिक दे दी और उन्होंने कहा द विनर वो होगा जिसका बैलून इंटैक्ट होगा। इतना बोला उनने और कहा कि 5 मिनट के बाद मैं आकर देखूंगा। चले गए रूम से। बस उनके जाते ही एक आदमी ने दूसरे के बैलून में प्रिक किया, उसका बैलून फूट गया, इसने उसका फोड़ा। फिर जिन सबके 4 लोगों के बैलून फूट गए तो उन्हें 5वें को उठा के पटक दिया, उसका बैलून फूटा। फाइनली क्या हुआ कि 50-60 लोगों ने सब के बैलून फोड़ दिए। वो जब मैनेजर साहब लौट के आए तो उन्होंने कहा आप लोगों ने ये क्या किया? मैं 1 घंटे से आपको टीम वर्क के बारे में लेक्चर दे रहा था और बता रहा था कि भाई टीम वर्क में ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना होता है। और फिर मैंने ये कहा था कि विनर वही होगा जिसका बैलून इंटैक्ट होगा। अरे तो आप सब के सब सारे के सारे बैलून को इंटैक्ट नहीं रख सकते थे? फोड़ने की क्या जरूरत थी? तो पूरी की पूरी टीम विन करती। एक और इंसिडेंस, मेरा ग्रैंडसन आया हुआ था और मैं उसके साथ बैठकर सांप सीढ़ी खेल रहा था। मैंने कहा अथर्व अपन 3 गेम खेलेंगे और जो जीतेगा ही इज द विनर। मैंने पहला गेम जीत लिया, दूसरा गेम उसने जीत लिया। अब मैंने उससे कहा लेट्स प्ले थर्ड गेम, इट विल डिसाइड हु इज द विनर। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, वो 4 साल का 5 साल का बच्चा मुझे वो चीज सिखा गया जो मैंने अप टू द एज ऑफ 70 नहीं सीखी थी। He says, Dada, we will not play third game. We both are winner. See, मतलब एक छोटा सा बच्चा, how could he think of this? He says कि we both win-win situation हो गई ना ये तो, ये दोनों ही विनर हैं, कोई किसी को हराना नहीं चाहता और हम पूरे समय जीतने के लिए ही खेलते हैं, हारना तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो हम लोग प्रयत्न करेंगे आपके क्वेश्चंस का जवाब देने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अनम्यूट कर दे रही हूँ आप लोगों को। और सभी काफी लोग ग्रुप छोटे जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैं सेल्फ लव पे